कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। श्यामलपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान राम अपने परिवार के साथ रहता था। उसे प्रदीप नाम का एक बेटा और श्यामा नाम की एक बेटी थी। दोनों भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। घर में राम की पत्नी माला को घर के कामों के अलावा एक और काम भी था जो बेहद पसंद था। वो अपने खेतों में जाकर फूलों के पौधे लगाती और उनकी साल भर देखभाल करती। उसे फूलों के प्रति बहुत लगाव था। उसी की तरह उसकी बेटी श्यामा को भी फूलों से लगाव हो गया था। अब वो स्कूल से आने के बाद अपने माँ के साथ फूल तोड़ कर लाया करती थी। इतना ही नहीं, जब वो स्कूल में जाती थी तो अपने टीचर के लिए भी फूल लेकर जाया करती थी। मैडम जी, आपके लिए मैंने फूल लाए हैं, आपको पसंद आए? हाँ श्यामा, बहुत ही अच्छे हैं। ये तुम्हारी तरह ही तरोताजा है और इसकी सुगंध पूरे स्कूल में फैल चुकी है। धन्यवाद श्यामा। श्यामा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उस साल बारिश ना होने के कारण फसल ठीक से नहीं आती और इसी कारण राम को उस साल बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब राम और माला बहुत परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? इस साल का गुजारा कैसे होगा? अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब राम और माला दिन रात खेतों में काम किया करते थे और काम करने के बाद थककर घर आया करते थे। इसके अलावा वो लोगों के यहाँ जाकर भी काम किया करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन काम करते करते माला को चक्कर आ गई और वो जमीन पर गिर गई। उसके पति ने उसे घर उठाकर लाया और आराम करने के लिए बोला। माला को अपने पुराने दिन याद करके रोना आता था, मगर वो अपने बच्चों के सामने अपना दुख जाहिर नहीं किया करती थी। पति की कुछ मदद हो जाए इसलिए वो अपने बाग में जाकर कुछ फूल जमा करती थी और उनकी मालाएं बनाकर बाजार में जाकर बेचती थी। ऐसे ही वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। अब एक साल ऐसे ही बीत गया। राम और माला फिर से खेती में काम करने लगे। इस साल माला ने अपने खेतों की बाग बहुत अच्छी तरीके से बनाई, जिससे कठिन समय आने पर वो बाजार जाकर फूल बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उसी साल बहुत बारिश होती है और बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है। माँ, इस साल भी हमारे खेतों में फसल अच्छी नहीं आएगी क्या? तुम्हें फिर से मालाएं बेचने जाना पड़ेगा। अरे बिटिया, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए कोई भी काम करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। हाँ माँ, मैं ही गलत सोच रही थी। श्यामा और उसका भाई प्रदीप छुट्टियों के दिनों में अपने माँ बाप को काम में मदद कर दिया करते थे। राम और माला भी खेतों में खूब मेहनत करते थे। उसी साल खेतों में अच्छी फसल आती है, लेकिन उनके बगीचे में एक अचरज की बात होती है। वहाँ एक अलग ही दिखने वाला छोटा सा पौधा उगाता है, जिसे माला भी नहीं पहचान पाती। अब माला और श्यामा उस पौधे को लेकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन श्यामा अपने टीचर से पूछती है, मैडम जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो श्यामा। मैडम जी, हमारे खेतों में एक पौधा उगा है, लेकिन वो किस फल या फूल का है ये पता नहीं। इसीलिए मुझे जानना है कि वो किसका पौधा है। क्या आप मुझे जानकारी दे पाओगी? हाँ, इस पुस्तक में तुम्हें जो चाहिए वो वनस्पति मिल जाएगी। इससे तुम निश्चित कर पाओगी कि वो कौन सा पौधा है। धन्यवाद मैडम। ऐसा कह के श्यामा अपने घर आकर अपने माँ के साथ वो पुस्तक देखती है। उसे उस पुस्तक में कमल पुष्प का एक पौधा दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि उनके खेत का पौधा भी वही पौधा है। अब वो उस पौधे को पानी में रख देती है। कुछ दिनों बाद कमल का पौधा बहुत फैल जाता है। अब उसके पुष्प का सारे लोग इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते दिवाली आ जाती है। उसी दौरान उस पौधे पर एक नन्ही सी कली उमल के आती है। उसे देख श्यामा और माला बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन उनके घर में पूजा होने के कारण सारे लोग काम में व्यस्त होते हैं। पिताजी, बाग की सारी फूलों से हमने घर सजाया है, लेकिन मुझे मेरा कमल का पुष्प आज पूजा में रखना है। अरे बेटा, आज तो बहुत सारे फूल लाए हैं। कमल का पुष्प कल ले आएंगे, तुम भगवान को कल चढ़ा देना। नहीं पिताजी, मुझे आज ही वो कमल का पुष्प चाहिए। श्यामा का हट देख माला राम को बोलती है, अजी सुनते हो, आप वो कमल का फूल श्यामा को ला दीजिए। वैसे भी आज की पूजा में कमल पुष्प का ही ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए ला दीजिए ना। आप आते हैं तब तक पूजा की सारी तैयारी करके रख देती हूँ। अब जल्दी जाइए और जल्द ही आइए। चलिए ना पिताजी। हाँ चलो। अब राम और श्यामा खेत में जहाँ कमल का पुष्प आया था वहाँ चले जाते हैं। आज वो कमल का पुष्प बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सफेद रंग का वो अनोखा कमल का पुष्प देख राम बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब वे दोनों उस पुष्प को निकालकर पूजा के लिए अपने घर की तरफ निकलते हैं। माला ने घर पे लक्ष्मी पूजन की पूरी तैयारी करके रखी थी। अब वे लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं और श्यामा वो कमल का पुष्प देवी के मूर्ति के सामने चढ़ाती है। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन जब माला लक्ष्मी की पूजा समेटती है तब उस कमल के पुष्प का रंग गुलाबी हो जाता है।
अब माला वो पूजा की सामग्री लेके विसर्जन करने के लिए नदी में चली जाती है। माँ, मैं ये कमल का पुष्प रख लूं? बेटा, इस पुष्प का तुम क्या करोगी? मुझे चाहिए माँ। अच्छा ठीक है बेटा, रख लो ये फूल। अब माला और श्यामा घर आ जाती है। श्यामा अपने रूम में वो पुष्प रखती है। वो पुष्प बहुत ताजा दिखाई देता है। श्यामा प्रतिदिन उस पुष्प को निहारती रहती। अब 5 दिन पूरे हो जाते हैं और वो कमल का पुष्प एक बोलने वाले पुष्प में बदल जाता है। श्यामा, श्यामा, कौन है? मैं हूँ कमल का पुष्प, बोलने वाला कमल का पुष्प हूँ। मैं एक देवलोक का देव था। मुझे एक ऋषि ने श्राप देकर एक कमल का पुष्प बना दिया है और जब मुझे कोई माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाने के बाद घर में 5 दिन तक रखेगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। मुझे तोड़ने के बाद आज 5 दिन पूरे हो गए हैं और मैं तुम और तुम्हारी माँ की बदौलत मुक्त हो पाया हूँ। इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मगर इस गांव के गरीब लोगों की सहायता जरूर करना चाहती हूँ। ये मेरे पिताजी का सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसका नेक दिल स्वभाव देख के वो देवता श्यामा पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे कभी भी न मुरझाने वाला एक कमल का पुष्प देते हैं। उसके साथ साथ उसे एक सोने का पुष्प भी देते हैं और कहते हैं, श्यामा, ये कमल का पुष्प तुम तुम्हारे पास रखो, ये कभी भी नहीं मुरझाएगा। और ये दूसरा स्वर्ण का जादुई कमल, ये पुष्प तुम भगवान के पास रखो। इस स्वर्ण के पुष्प से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कह के देव लुप्त हो जाते हैं। अब श्यामा अपनी माँ को ये सारी बात बताती है और अपने पास के 2 कमल के पुष्प दिखाती है। माँ, ये देखो, ये पुष्प मुझे उस कमल के देवता ने दिया है और ये कभी भी नहीं मुरझाएगा। और दूसरा सोने का जादुई कमल पुष्प है जिससे आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। हम मांग कर देखते हैं। अब पूरा परिवार जमा होके उस पुष्प से कुछ सोने के सिक्के मांग लेता है। तभी उस फूल से बड़ी रोशनी चमकती है और उनके पास छोटे सोने के सिक्कों का घड़ा आ जाता है। वो सब अचरज में पड़ जाते हैं, लेकिन घर के सब लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उस कमल का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे वो लोग अमीर हो जाते हैं। अब श्यामा जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी और माँ लक्ष्मी की हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गई। श्यामा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और प्रदीप भी एक अच्छा इंजीनियर बन गया और इस तरह उनका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है, आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर, बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना। पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है, लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है, चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का।
लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं। अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी, अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है। ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है, मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीद ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे, मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने। 6 महीने पहले कमल शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति राकेश और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर में कमल और उसकी सास ही थी। अरे बहू, तुम्हारी पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था शादी में, कहीं भूल तो नहीं गए? सास की बात सुन के कमल चकित हो जाती है। अच्छा, लेकिन पिछले महीने ही मेरे बाबूजी ने नया फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। बड़ा प्यार है तुमसे। सास की बात सुन के कमल सोच में पड़ती है। पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद कमल के ससुराल में बढ़िया सा LED टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन कमल दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस महंगे टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कमल की सास कुछ और बड़ी चीज पाने की लालसा करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया उन्होंने वादा करके। सास की बात सुन के कमल को झटका लगता है। जी, और एक कार? हमारे पास तो पहले से ही एक है ना। अरे उसमें AC नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने की मनीषा जताई, तो हम ना नहीं बोल सके। सास की बात सुन के कमल उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए पिताजी के यहाँ हो आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। कमल की बात सुन के सास खुश होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन कमल अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल। लेकिन तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्यवान चीज लेके आना, खाली हाथ मत लौटना। हाँ, नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान,
इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कमल अपने मायके पहुंचती है और अपने पिताजी से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या? कार? और वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है। और अब तो मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हुई है। अब कमल के दिमाग में सारी बात सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन पिताजी के घर रहने के बाद कमल अपने ससुराल लौटने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी तुमसे। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ की 2 मूल्यवान चीजें अपने साथ ली है, सासू माँ खुश हो जाएंगी। कमल की बात सुन के गोपीनाथ उलझन में पड़ता है, लेकिन पिताजी को दिलासा देके कमल अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब कमल अपने ससुराल आती है, सास बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है। आओ आओ बहू रानी, पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। कमल की बात सुन के सास फूले नहीं समाती। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। राकेश और तुम्हारे ससुर जी शहर से लौटेंगे ना, और आंगन में नई बड़ी लंबी कार देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिताजी ने 2 बड़ी मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। कमल की बात सुन के सास की आंखें चमक जाती है। ओह, बड़े समझदार है हमारे समधी जी। दिखाओ तो, क्या मूल्यवान उपहार भेजा है उन्होंने हमारे लिए। कमल अपनी बैग से 2 छोटी पोतलियां निकाल के उन्हें दिखाती है। वो देख के सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं आपको ये उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी दरअसल उन्हें पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है, और वो रात में है, इसीलिए। कमल की बात सुन के सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि उस पोतली में हीरे की चमचमाती अंगूठी या फिर मोतियों की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान उपहार भेजा है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, जैसे तुम सही समझो। एक काम करना, इस खुशी में आज भोजन में कुछ पकवान बना दो। खीर बना दो, नहीं तो गाजर का हलवा ही बना दो। राकेश और उसके पिताजी भी बिजनेस ट्रिप से आज आने वाले हैं ना। जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं। कमल खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सास पहला निवाला लेती है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है। बहू, अरे ये क्या, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। कमल अंदर जाके मायके से लाई 2 छोटी पोतलियां लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। कमल की बात सुन के सास, ससुर और उसका पति राकेश उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। कमल की बात सुन के सास ससुर अचरज में पड़ते हैं। राकेश थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बहू, राकेश ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमल हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो सिर्फ माँ जी की इच्छा पूरी की है। कमल का जवाब सुन के ससुर और राकेश अचरज से सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या कमल सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ की कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, वरना अशुभ माना जाता है। कमल की बात सुन के सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा, और उस कारण हम भोजन का पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाएंगे, और बिना रुचि के हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना सुर के कोयल। जी पिताजी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी कमल के ससुर के दिमाग में कुछ विचार आता है। 1 मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें मायके से कुछ ना कुछ कीमती लाने को कहती है? तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? कमल अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं पिताजी,
वो तो मेरे बाबूजी की इच्छा थी। तो फिर इस बार माँ ने मूल्यवान वस्तु की डिमांड क्यों की थी? कमल मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सचमुच समझदार हूँ या नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ हाँ, बहुत ठीक कह रही है। कमल की बात सुन के राकेश और ससुर हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। कमल रसोई में साफ सफाई कर रही है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। कमल की बात सुन के सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सचमुच मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारी जैसी संस्कारी, क्षमाशील और विचारी बहू हमारे घर आई है। जुग जुग जियो बेटा।